रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका को दंत मंजन करने की आदत थी। वो जब भी कुछ खाती पीती उसके थोड़ी देर बाद तुरंत दंत मंजन करना शुरू कर देती। उसकी इस आदत पर उसकी माँ रजनी उसे कई बार रोका टोका करती, लेकिन निहारिका पर अपनी माँ की बात का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय निहारिका उठकर बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसके दंत मंजन का पाउडर खत्म हो गया है, जिस पर वो वापस रूम में आकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ रजनी वहाँ आती है और उसे बैठी हुई देखकर कहती है, अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऐसे बैठी हुई है जैसे ना जाने तुझसे क्या छीन लिया हो? माँ, सुबह सुबह ही ताना मारना जरूरी है क्या? कभी तो प्यार से कुछ पूछ लिया करो। हमेशा तानों की पोटली साथ लेकर ही चलती हो। वो क्या है ना बेटी कि तेरे लक्षण नहीं है प्यार से बोलने वाले। और रही बात सुबह की, तो तेरी सुबह अभी हुई होगी, वरना सुबह हुए घंटों बीत गए और तेरी सुबह इतनी देर से होने के बाद भी तेरे मुंह पर अभी तक पानी नहीं पड़ा। माँ, आज मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन मेरे दंत मंजन का पाउडर खत्म हो गया है, इसलिए मैं आकर यहाँ बैठ गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रश कैसे करूँ। तब तक आप अपने तानों की पोटली लेकर आ गई मुझे ताना मारने के लिए। जितनी तेरी जुबान चलती है, अगर उतना दिमाग चलता तो तेरी समस्या का हल मिल जाता तुझे, लेकिन वो तो तू तब चलाएगी ना जब तेरे पास होगा। माँ, मैं कुछ नहीं समझी, आप कहना क्या चाहती हैं? सीधे सीधे बोलिए ना, बिना ताना मारे। मेरे कहने का मतलब है तेरा दंत मंजन खत्म हो गया है तो जरूरी नहीं कि सबका ही मंजन खत्म हो गया हो। जा मेरे कमरे में जाकर देख ले, वहाँ होगा दंत मंजन, जाकर कर ले और जल्दी तैयार हो जा। हमें रमा आंटी की बेटी की गोद भराई में जाना है, याद है ना कि भूल गई? हाँ याद है माँ, आप चलिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ तैयार होकर। निहारिका इतना कहकर अपनी माँ के कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है, जहाँ वो बाथरूम में रखे गुल दंत मंजन को नॉर्मल दंत मंजन समझकर इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसका सर घूमने लगता है और वो बाथरूम से बाहर आकर अपनी माँ के कमरे में लेट जाती है। तभी उसकी माँ रजनी वहाँ आती है और उसे लेटा देखकर कहती है, हाय हाय भगवान, तेरे ऊपर कौन सा शैतान आ गया जो तेरी नींद ही नहीं पूरी होती? तुझे यहाँ तैयार होने के लिए भेजा था, लेटने के लिए नहीं। माँ, मैं सो नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा सिर घूम रहा है आपका दंत मंजन करके, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था मैं बिना पिए ही नशे में हूँ। हे भगवान, कहीं इस पागल लड़की ने मेरा वाला गुल मंजन तो नहीं कर लिया? मुझे लग रहा है इसने वही किया है, तभी इसका सर घूम रहा है। कौन सा वाला दंत मंजन किया है? माँ, इतने ध्यान से नाम नहीं देखा, लेकिन शायद कोई गुल करके था। लो, महारानी ने वही किया, अब ये नहीं उठने वाली, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा लगता है। पागल लड़की, तूने मेरा दंत मंजन कर लिया। मैंने तुझे टूथपेस्ट वाला दंत मंजन करने के लिए बोला था, लेकिन महारानी को तो दिखाई ही नहीं दिया होगा, इसलिए गुल मंजन करके बैठ गई। क्यों माँ, दोनों है तो दंत मंजन ही ना, तो मुझे जो आगे दिखा मैंने वही कर लिया, लेकिन है बहुत अच्छा, अब तो मैं यही करूँगी। अब दोबारा मेरे गुल दंत मंजन को हाथ लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तू जो अपना करती है वही दंत मंजन करियो, समझी? अब तू तो जाने की हालत में है नहीं, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। रजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। निहारिका को गुल दंत मंजन का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि वो अपनी माँ रजनी से चोरी चोरी गुल मंजन करना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। रजनी की शादी एक संजय नाम के लड़के से हो जाती है, जिसका नशे के नाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ निहारिका को गुल दंत मंजन करने का नशा था। ऐसे ही एक दिन रात के समय निहारिका अपने कमरे के बाथरूम में मंजन कर रही थी। तभी अचानक सोते हुए संजय की आंख खुलती है और वो बाथरूम में जाकर देखता है कि निहारिका दंत मंजन कर रही है, जिसे देखकर वो कहता है, तुम इतनी रात में ब्रश क्यों कर रही हो? क्या हुआ? वो ये क्या वो मैं करे जा रही हो? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे चोरी करने के लिए बाथरूम ही मिला है ना। अरे मैं वो चोरी की बात नहीं कर रहा था, बातों की चोरी की बात कर रहा था। तुम तो गुस्सा हो गई यार। गुस्सा ना हो तो क्या करूं? यहाँ मेरे दांतों में इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा ब्रश कर लूं। लेकिन आप तो यहाँ भी जासूसी करने के लिए आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अभी चलो आराम से सो जाओ। संजय इतना कहकर निहारिका को लेकर रूम में आ जाता है।
अगले दिन सुबह जैसे ही संजय निहारिका को डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है, तभी निहारिका बहाना बनाकर उसे टाल देती है। यूं ही थोड़ा और वक्त बीतता है। निहारिका अपने ससुराल वालों से चोरी चुपके गुलदंत मंजन का नशा करती थी। ऐसे ही एक दिन सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी निहारिका की दादी सास शांति गांव से आती है और निहारिका को देखकर कहती है, सुलोचना, ये अपने संजय की बहुरिया है ना? हाँ अम्मा जी, ये संजय की ही पत्नी है। आप बताइए, आप अचानक कैसे आ गई? बता दिया होता कि आप आ रही हैं, तो मैं संजय को भेज देती ना लेने के लिए। अरे नहीं सुलोचना, मैं तो मथुरा गई थी, तो वहीं से गांव लौट रही थी, तो सोचा तुम लोगों से भी मिलती चलूं। अच्छा किया अम्मा जी, आप आ गई। अब कुछ दिन अपने पोता बहू के साथ भी रहिए। हाँ दादी, हमें भी आपके साथ रहने को मिलेगा। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। बहू, अम्मा जी का सामान मेरे कमरे में जाकर अलमारी में अच्छे से लगा दे। यहाँ मेरा गुलदंत मंजन खत्म हो गया है, मेरा सर घूम रहा है और इन लोगों को अपने काम की पड़ी है। जी माँ जी। निहारिका इतना कहकर अपनी दादी सास का सामान ले जाकर सुलोचना की अलमारी में लगा रही थी। तभी उसे बैग में गुलदंत मंजन की डिब्बी नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। ये दादी सास तो मेरे लिए वरदान बनकर आई हैं। मैं सोच ही रही थी कि अब गुलदंत मंजन कहाँ से लाऊं, और यहाँ तो पूरी डब्बी ही मिल गई मुझे। निहारिका इतना कहकर अपनी दादी सास की गुलदंत मंजन की डब्बी चोरी करके उसे अपने पास रख लेती है। ऐसे ही और समय बीतता है। शांति अपनी गुलदंत मंजन की डिब्बी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है और निहारिका से पूछने पर वो साफ झूठ बोल देती है। ऐसे ही थोड़े दिन और निकलते हैं। शांति का गुलदंत मंजन रोज रोज करने की वजह से निहारिका का पूरा मुंह कट जाता है और छाले से निकल आते हैं। उसका खाना पीना भी दुर्भर हो जाता है। तभी संजय उसे अच्छे डेंटल क्लिनिक के पास लेकर जाता है, जहां चेकअप के बाद संजय जी, आपकी पत्नी ने जरूर कुछ ऐसी चीज खाई है जिसमें चूना मिक्स हो, या कोई ऐसा टूथपेस्ट जो ज्यादा सॉल्ट वाला हो, जिसकी वजह से इनका पूरा मुंह कट गया है। लेकिन डॉक्टर, हम लोग तो बहुत लाइट टूथपेस्ट यूज करते हैं और वही हम सब भी करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, निहारिका दिन में कई बार ब्रश करती है, शायद उससे हो गया हो सकता है, लेकिन अभी इनको सिर्फ ठंडी और लिक्विड चीजें ही देनी है। कुछ समय बाद संजय निहारिका को लेकर घर आता है और अपनी माँ को डॉक्टर की कही सारी बातें बताता है। संजय की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी दादी शांति सुन लेती है, जिसके बाद वो उनके पास आकर कहती है, डॉक्टर सही कह रहे हैं बिटवा, तेरी बीवी ने मेरे चूने वाला गुल मंजन कर लिया है, और शायद दिन में कई बार कर लिया है, इसलिए उसका मुंह कट गया है। क्योंकि मैंने अपने गुल मंजन में खाने वाला चूना भी मिलाकर रखा था, और जब से मैं आई हूँ मेरे गुल मंजन की डिब्बी नहीं मिल रही है। आज मुझे बहुरिया के बाथरूम से मिली है वो डिब्बी। बहू, ये अम्मा जी क्या कह रही है? तुम गुलदंत मंजन का नशा करती हो? अब सब सामने है, झूठ मत बोलना। माँ जी, मुझे शादी के पहले से ही गुलदंत मंजन करने की आदत थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, नशा छोटा हो या बड़ा, लेकिन नशा तो नशा ही होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। इस तरह से निहारिका सबके सामने अपनी गलती की माफी मांगकर अपनी गुलदंत मंजन करने वाली आदत को कम करने का विश्वास सबको दिलाती है। पायल पिकनिक के लिए लेट हो रही थी और उसका सबसे फेवरेट स्वेटर मिल नहीं रहा था। वो देवकी से उस स्वेटर के बारे में पूछते हुए बोलती है, माँ, मेरा व्हाइट हाई नेक स्वेटर नहीं मिल रहा, आपने रखा है क्या कहीं उसे? देवकी किचन में उसके लिए लंच पैक करते हुए बोलती है, बेड में ट्रॉली बैग के अंदर पड़ा होगा, उसमें देख ले। ठीक है माँ। पायल बेड से बिस्तर हटाकर बेड खोलती है और ट्रॉली बैग को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो ट्रॉली बैग को खोलकर उसमें से स्वेटर निकालकर देखती है और बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो मन में बोलती है, अच्छा बच्चू, यहाँ छुप कर बैठा है, तुझे मैं कब से इधर उधर ढूंढ रही हूँ। चल फटाफट से मेरे पास आ जा, आज मैं तुझे पहनना चाहती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने स्वेटर को पीछे की ओर से देखती है और रोते हुए बोलती है, ये क्या हो गया, मेरा फेवरेट स्वेटर नहीं, अब मैं क्या पहनूंगी? ये तो मेरा गिफ्टेड स्वेटर था, मेरा प्यारा स्वेटर।
देवकी पायल के कंधों को स्वेटर से नापते हुए बोलती है। अभी 4 उंगली छोटा रह गया है स्वेटर। माँ, ये मेरे लिए क्या बना रही हो? हाँ हाँ, तू बहुत सुंदर लगेगी इसमें। माँ, आपने सीखा है क्या स्वेटर बुनना? नहीं रे, ऐसे ही मेरी नानी मेरी माँ के लिए स्वेटर बनाती थी और मेरी माँ मेरे लिए, और अब मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। अरे फिर तो मुझे भी सीखना चाहिए ना माँ। तू पहले पढ़ाई कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। बाद में सीख लेना स्वेटर बनाना। वैसे भी आजकल हाथ से बने स्वेटर कौन पहनता है? आजकल तो मशीन से रेडीमेड स्वेटर, जैकेट, टोपी और जुराबे सब बने बनाए मिल जाते हैं। पर रेडीमेड स्वेटर में माँ का प्यार थोड़ी ना होगा। ओहो, क्या बात है, तू तो भावनाओं में बह रही है मेरी बेटी। मैं भी आपके लिए ना स्वेटर बनाऊंगी, देखना, व्हाइट कलर का, जिसे पहनकर आप परी लगोगी। मेरा डायलॉग मुझी पर? डायलॉग नहीं माँ, सच कह रही हूँ। पायल सोफे से उतरकर अपनी माँ के पीछे की ओर जाकर खड़ी होती है और अपनी माँ को पीछे से हक करके बोलती है, लव यू मम्मा। इतना बोलकर पायल अपनी फ्रेंड रूबी के पास जाती है और वो अपने स्वेटर के बारे में बताते हुए बोलती है, मेरी माँ मेरे लिए स्वेटर बना रही थी जो मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए अब मैं अपनी माँ के लिए स्वेटर बनाना चाहती हूँ। चल हट, तू और स्वेटर चांस ही नहीं है ब्रो। सच में यार, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज बताना क्या करूँ? जब तू इतना कह ही रही है तो हम दोनों को मार्केट जाना पड़ेगा। वो क्यों? स्वेटर क्या हवा में बनाएगी? ऊन और कांटा चाहिए होगा जिसे तू बिन सके और स्वेटर बन सके। ओहो, मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच ले, और हाँ, पहले तुझे सीखना भी तो होगा। उसकी चिंता मत कर, आंटी है ना। कौन सी आंटी? अरे बुद्धू, तेरी मम्मी। वो किसी डिजाइनर से कम है क्या? अब मैं तेरी मम्मी से पूछ कर ना अपनी मम्मी के लिए स्वेटर बनाऊंगी, डिजाइन वाला। हाँ हाँ मेरी माता, कल चलते हैं मार्केट। अगले दिन रूबी और पायल मार्केट जाते हैं और वहाँ बाजार में ऊन और गरम कपड़ों के ढेर में कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन पायल को एक बहुत खूबसूरत रेशमी ऊन का रेड कलर का गुच्छा दिखाई देता है और वो उस दुकान पर जाकर गुच्छा उठाकर रूबी से बोलती है, ये परफेक्ट रहेगा ना? देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। माँ के ऊपर सूट करेगा ये कलर। वैसे भी आंटी बहुत गोरी चिट्टी है, रेड खिलेगा उन पर। इसको पैक करा ले अब। ओके। पायल उसे दुकानदार को पैक करने के लिए बोलती है और वो दोनों उस गुच्छे को लेकर रूबी के घर जाते हैं। रूबी की माँ अनीता उन दोनों को आते देखकर उनसे बोलती है, कहाँ से आ रहे हो भाई तुम दोनों? और ये थैले में क्या है? आंटी, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए, मुझे आपसे मदद चाहिए। क्या हुआ बेटा तुझे? आंटी, मैं अपनी माँ को ना अपने हाथों से स्वेटर बुनकर गिफ्ट करना चाहती हूँ। अरे वाह, तू अपनी मम्मी को सरप्राइज दे रही है। और एक ये मेरी बेटी है जिसे खुद से ही फुर्सत नहीं। नहीं आंटी, वो आपसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, ऐसा क्या? इतना सुनकर रूबी बोलती है, माँ, पहले इसे एक सुंदर सा स्वेटर का डिजाइन बताओ, मेरी बुराई बाद में करना। अरे तुम दोनों सिलाइयाँ लेकर आए हो? दत्तरी की, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ी है। तू टेंशन क्यों लेती है पायल? मेरी माँ सुपर लेडी है, सब संभाल लेगी। अनीता अपने कमरे में जाकर अलमारी से सिलाइयाँ निकालकर पायल को दे देती है और उसे स्वेटर बनाना सिखाती है। और उसके लिए ये सब शुरू में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में उसने अनीता की मदद से स्वेटर की शुरुआत कर दी थी। थोड़े दिन बाद पायल को स्वेटर का सही साइज बनाने के लिए देवकी का नाप चाहिए था। वो शाम को इंची टेप लेकर चुपके से माँ के पीछे खड़ी हो गई और देवकी के कंधों का नाप ले रही होती है और उसके हाथ से इंची टेप नीचे गिर जाता है। देवकी को शक होता है और वो उसे पीछे पलटकर बोलती है, क्या कर रही है तू मेरे कंधों के साथ? अब माँ, कुछ भी नहीं, मैं तो आपके कंधे की मसाज कर रही थी। मेरे से तेजी बेटा, ये हाथों में क्या है? कुछ नहीं माँ, देखो खाली है मेरे हाथ। मेरे कंधों में सच में दर्द हो रहा है, जरा दबा ही दे। ओके। पायल देवकी के कंधों की मसाज करती है और थोड़ी देर बाद देवकी बैठे बैठे सोफे पर ही सो जाती है। पायल मौके का फायदा उठाती है और जमीन पर गिरा हुआ इंची टेप उठाकर कंधों का नाप ले लेती है। थोड़े ही दिनों में पायल स्वेटर को तैयार करती है और कुछ ही दिनों में देवकी का बर्थडे भी आने वाला था। इधर पायल का भाई भी देवकी के लिए दुकान से एक महंगा स्वेटर खरीदकर देवकी को गिफ्ट करने की सोचता है।
देवकी के बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे और तरह तरह के गिफ्ट भी देते हैं। आखिर में सबके जाने के बाद देवकी गिफ्ट्स को खोल खोल कर देखती है। थोड़ी देर बाद पायल और सोनू अपने अपने गिफ्ट्स को लेकर देवकी के पास आते हैं और सोनू बोलता है, देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। देवकी गिफ्ट्स को खोलती है और बोलती है, वाओ, इतना बढ़िया स्वेटर, थैंक्स बेटा। इतना सुनकर पायल अपनी गिफ्ट को अपनी माँ को देते हुए बोलती है, माँ, मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। ओहो, कुछ स्पेशल? देवकी गिफ्ट ओपन करती है और बोलती है, क्या बात है मेरी लाडो, ये मेरी जिंदगी का सबसे नायाब तोहफा है। अरे नायाब कैसे नहीं होगा, आपकी बेटी ने इतनी मेहनत जो की है। मैं इसको जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी। आखिर मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है मेरे लिए। वैसे मैंने भी तेरा स्वेटर बना दिया, व्हाइट हाई नेक वाला। सच में? थैंक्स मम्मा। उन दोनों का प्यार देखकर सोनू बोलता है, मुझे भूल गए आप दोनों, मैं हूँ कौन? ए भाई, तू भी ना। तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। थोड़े दिन बाद पायल फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए जा रही होती है। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। पायल अपना गिफ्टेड स्वेटर ढूंढ रही होती है और वो अपनी माँ से भी उस स्वेटर के बारे में पूछती है। उसकी माँ स्वेटर को एक ट्रॉली बैग में रख देती है और जब पायल उस ट्रॉली बैग से स्वेटर निकालती है तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो उसे पूरा अच्छे से देखती है तो वो रोने लगती है और उसके रोने की आवाज सुनकर देवकी पायल के पास आती है और उसे देखकर पायल बोलती है, माँ देखो ना, मेरे स्वेटर को क्या हो गया। दिखा जरा। माँ देखो, इसे कितनी बुरी तरह चूहे ने कुतर दिया है। ये मेरे लिए आपने बनाया था, मेरा फेवरेट था। अब मैं क्या करूँ? अरे तू रो क्यों रही है? मैं दोबारा बना दूंगी, एक स्वेटर ही तो था। पर माँ, आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया था। प्यार से तो बनाया था, लेकिन अगर तू रोएगी तो मुझे बुरा लगेगा ना। तू मेरा स्वेटर पहन ले जो तूने बनाया था, और वो भी तो बहुत सुंदर है। शहर के मॉडर्न रंग ढंग में रहने वाली कुसुम अपने बेटे केशव के लिए एक पढ़ी लिखी सुलझी बहू की तलाश में थी। वहीं उसका बेटा केशव चाहता था कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत हो। इसी के चलते वो एक दिन अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपको मेरी फिक्र नहीं है क्या? मेरी शादी वादी करवाओ, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन बेटा तेरे लिए कल ही एक बेहद खूबसूरत लड़की रिया का रिश्ता आया था। लेकिन वो ना बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की गवार थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। अरे माँ, आपके पास उसकी फोटो है? हाँ है, देख उस टेबल पर पड़ी है। केशव टेबल से फोटो उठाकर देखता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तो कितनी सुंदर है, आपने मना क्यों कर दिया? अरे तेरी सुधा मौसी बता रही थी कि लड़की एक नंबर की गवार है, पढ़ना लिखना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटा ऐसी लड़की हमारे घर को कैसे संभालेगी? माँ, पढ़ाई लिखाई करवा कर क्या हमें उसको IAS बनाना है? अरे घर में रहकर पढ़ाई की क्या जरूरत, और देखने में तो कितनी सुंदर है। आप इसी से मेरी शादी करवा दो। पर बेटा। पर कुछ नहीं माँ, मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से। केशव की जिद करने पर कुसुम को उसका रिश्ता रिया के साथ करवाना ही पड़ता है और कुछ समय में दोनों की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद कुसुम अपनी गवार बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, बहू इस कलश को गिराकर अंदर आ। कुसुम की बात मानकर रिया कलश को अपने हाथ में उठाती है और उसको नीचे गिराकर कुसुम से बोलती है, गिरा दिया सासू माँ, अब आ जाऊँ अंदर। अरे पागल, ये क्या किया? कलश को पैर से गिराना था, हाथ में उठाकर नहीं। इतनी भी समझ नहीं है क्या तुझमें, गवार कहीं की? माँ, वो अभी नई है, घबराहट में पता नहीं लगा होगा कि क्या करना है। आप गुस्सा मत करो, बेचारी डर जाएगी। रहने दे, तू तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया। जा ले जा इसको कमरे में, गृह प्रवेश तो इसने बहुत अच्छा कर दिया। केशव रिया को आराम करने के लिए कमरे में ले जाता है। कुछ दिन तो यूं ही गुजरते हैं। रिया घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और पूरा दिन तैयार होकर टीवी के आगे बैठ जाया करती थी, जिसके चलते एक दिन कुसुम उसको बोलती है, अरे बहू, अब तो तेरी शादी को बहुत दिन हो गए, हाथों की मेहंदी भी उतर गई। अब जरा घर की रसोई को भी अपने कदमों से धन्य करके आज से खाना बनाना शुरू कर दे। पर माँ जी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? शहर में शादी बिना सोचे समझे कर दी। अरे सासू माँ, मेरी माँ तो मुझसे कहती थी
बेटा तो शहर जा रही है तो वहाँ जाकर सेल्फी लेना सीख लियो। उधर के लोगों की तरह टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर फोटो लेना सीख लियो और हमेशा तैयार होके रहियो, क्योंकि शहर में कभी भी किसी के घर कोई भी मेहमान आ सकता है। वाह, पूरा खानदान ही गवार था क्या? जरूरत की चीजें छोड़कर बाकी सबको सिखाया हुआ है। तेरे साथ साथ उनको भी पढ़ने का शौक नहीं था क्या? खैर, मुझे नहीं पता, आज तो खाना तू ही बनाएगी, जैसे मर्जी बना। कुसुम अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अब रिया परेशान होकर सोचने लगती है कि क्या करूं। तभी केशव को फोन करके वो सारी बात बताती है, जिस पर केशव उसे बोलता है, अरे जान, इतनी सी बात, तुम एक काम करो, बाजार से खाना बनाने की किताब ले आओ, उसमें से पढ़ पढ़ कर बना लो सिंपल। और मैं ना थोड़ा बिजी हूँ काम में, इसलिए फोन नहीं उठा पाऊंगा, बाय। अरे अरे सुनिए तो, काट दिया। अरे सुन तो लेते, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, अब क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, उसी से अंदाजा लगा लूंगी। रिया बाजार जाती है और एक खाना बनाने की किताब खरीद लाती है, साथ ही कुछ सब्जियां भी लेकर आती है। जिसके बाद वो रसोई में जाकर किताब से राजमा बनाने की रेसिपी पढ़ते हुए बोलती है, सबसे पहले राजमा लेने हैं। यहाँ तो लिखा है कि 2 बॉल राजमा। बाल थोड़ी होगा, बॉल होगा, पर अब बॉल कहाँ से लाऊं? रिया पूरे घर में बॉल ढूंढती है, जिसके बाद उसको घर के स्टोर रूम में एक बॉल मिलती है, जिसको वो 2 हिस्सों में काट लेती है और उसमें राजमा भरकर उसको कुकर में चढ़ा देती है। कुछ देर में राजमा पकने के बाद वो उनको तड़का देने के लिए मसालों की जानकारी पड़ती है। तो किताब में लिखे मुताबिक वो 1 और 1.5 चम्मच नापने के लिए 1 चम्मच को बीच में से तोड़कर उसको आधा काट लेती है। ऐसे ही वो एक ग्लास के साथ करती है, जिसके बाद लगभग 3 घंटों में वो खाना बनाकर टेबल पर लगाती है और सबको आवाज लगाती है, माँ जी, केशव जी, आइए खाना खा लीजिए। केशव और कुसुम बाहर आते हैं और टेबल पर खाने को सजा देखकर खुश हो जाते हैं, जिस पर केशव अपनी माँ से बोलता है, माँ देखा, मेरी रिया ने बना लिया ना खाना, तुम उसे ऐसे ही गवार समझती हो, वो बिना पढ़े लिखे भी बहुत समझदार है। देखती हूँ तेरी गवार पत्नी को, खाना दिख ही अच्छा रहा है, खाने के बाद पता लगेगा कितना अच्छा है। दोनों माँ बेटे खाना खाने बैठ जाते हैं। रिया के हाथ का खाना खाकर कुसुम बोलती है, खाना तो ठीक ठाक बना लिया तूने, बस नमक कम है। अच्छा, मैंने तो नाप नाप कर सारी चीजें डाली थी, फिर भी कम है। चलो मैं लेकर आती हूँ। और रुक जा बहू, तू खाना खा, मैं लेकर आती हूँ। कुसुम रसोई में जाती है तो देखती है वहाँ सब कबाड़ा फैला हुआ है, चम्मच टूटे पड़े हैं, ग्लास कटा हुआ है, सारे बर्तन तहस नहस हो गए हैं। ये देखकर कुसुम गुस्से में लाल पीली होकर बाहर आती है और बोलती है, बहू, ये रसोई का क्या हाल किया हुआ है? बर्तनों को क्यों तोड़ा हुआ है? वो माँ जी, मुझे खाना बनाना तो आता नहीं, तो केशव जी ने कहा कि किताब में से पढ़ के बना लो, तो मैंने उसमें से देखकर खाना बना लिया। उसमें लिखा था आधा चम्मच नमक, 2.5 गिलास पानी। अब आधा चम्मच नापने के लिए चम्मच को काट के आधा तो करना ही था ना। हे भगवान, ये किस गवार को बहू बना लाई? सुन रहा है तू? इसकी शक्ल देखकर पसंद करके तूने शादी की जिद करी, अब देख तेरी समझदार बीवी के कारनामे। माँ माफ कर दो ना इसको, मैं ले आऊंगा नए बर्तन और समझा भी दूंगा कि आगे से ऐसा ना करे। आगे ऐसा कुछ करके तो दिखाए। इसके साथ साथ तुझे भी घर से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी कुसुम नहीं, नालायक कहीं का। संभाल इस गवार को। जिसके बाद केशव रिया को खाना बनाने का तरीका दोबारा समझाता है, लेकिन एक दिन कुसुम रिया को कुछ पैसे देते हुए बोलती है, रिया बहू, ये पैसे संभाल के रखियो, मैं जब भी जितने मांगू उतने दे दियो। ठीक है माँ जी। एक शाम घर के पास की दुकान का दुकानदार अपने महीने के सामान के पैसे लेने आता है, जिसके बाद कुसुम रिया को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, रिया बहू। जी माँ जी। बहू, मैंने जो तुझे पैसे दिए थे उनमें से आधे पैसे लेकर आइयो। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। रिया अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद रिया हाथ में सारे पैसे लिए बोलती है, माँ जी ने आधे पैसे लाने को बोला है, अब इन्हें आधा कैसे करूँ? हाँ, शायद बीच में से फाड़ के आधे करते होंगे। रिया पैसों को बीच से फाड़ देती है और नीचे अपनी सास को पैसे देते हुए बोलती है, सासू माँ, ये लीजिए आधे पैसे, देखा मैंने संभाल के रखे थे।
कुसुम अपने हाथ में आधे फटे हुए पैसे देखकर गुस्से में तिलमिलाते हुए रिया की तरफ देखती है और उसे एक थप्पड़ लगाकर बोलती है, गवार औरत, ये क्या किया? सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तेरे में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या कि ये पहचान सके कौन सी चीज कितनी जरूरी है और कितनी कीमती है? माँ जी, आपने ही तो बोला था कि आधे पैसे ले आओ। आधे पैसे मतलब 10,000 दिए थे तो 5,000 लाने थे, ना कि नोट को बीच में से फाड़ कर आधे करने थे। पैसों का भी नुकसान किया, आज तेरी खैर नहीं। इतने में केशव भी घर आ जाता है, जिसके बाद कुसुम उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, आजा, आज तेरी भी लंका लगाती हूँ। नालायक कहीं के, तेरी इस खूबसूरत बीवी की चाह ने मेरे घर की ऐसी तैसी कर दी। आज इसने पैसे फाड़ दिए, अब भी यही बोलेगा कि पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? क्या माँ, मुझे नहीं पता था, इसको इतनी भी समझ नहीं है, माफ कर दो। माफ तो आज मैं करती हूँ तुम्हें। रुको तुम दोनों, आज तुम्हारा भूत ना उतारा ना तो मेरा नाम भी कुसुम नहीं। मैंने पहले ही कहा था, एक और हरकत और तुम दोनों की लंका लगेगी। कुसुम हाथ में झाड़ू लेकर केशव और रिया के पीछे भागती है। दोनों ही उससे बचकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए सुंदरता के पीछे नहीं, समझदारी के पीछे जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।